केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ऐलान, लोजपा लड़ेगी झारखंड चुनाव, अकेले या गठबंधन पर चल रहा विमर्श। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि गठबंधन में या अकेले चुनाव लड़ने सहित सभी विकल्पों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ये बयान उस समय आया है जब हेमंत बिश्व शर्मा का बड़ा बयान आया था। इसी के साथ पासवान ने अपने पिता को याद करते हुए भी इस चुनाव को जोड़ा। पासवान ने ये बयान ऐसे समय दिया है जब एक दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने शनिवार को घोषणा की थी कि भाजपा झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के घटक दलों ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू और जनता दल यूनाइटेड जदयू के साथ मिलकर लड़ेगी। लोजपा रामविलास केंद्र में भाजपा वाली राजग सरकार का हिस्सा है। आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पासवान ने रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि लोजपा की प्रदेश इकाई गठबंधन या अकेले चुनाव लड़ने सहित सभी विकल्पों पर विचार विमर्श कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोजपा रामविलास का मजबूत जनाधार है। पासवान ने कहा कि जब मेरा जन्म हुआ तब झारखंड एकीकृत बिहार का हिस्सा था। यह मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। पार्टी ने राज्य में मजबूत जनाधार बनाया है। ऐसे में यह निर्णय लिया गया है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। झारखंड में भाजपा का घोषणा पत्र अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगा जारी, क्या होगा खास? दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही भाजपा अक्टूबर के पहले सप्ताह में घोषणा पत्र जारी करेगी। भाजपा के घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का रूप दिया गया है। भाजपा के द्वारा सितंबर माह के अंत में ही संकल्प पत्र की घोषणा करने की योजना थी, लेकिन पार्टी के द्वारा इसे अब अक्टूबर के पहले सप्ताह में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। संकल्प पत्र के लिए भाजपा ने ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से सुझाव मंगाए थे। इन सुझावों पर भी भाजपा ने काफी सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा अपने संकल्प पत्र को महिला, युवा, किसान और गरीबों को 4 आयाम मानकर तैयार कर रही है। भाजपा के द्वारा राज्य भर में 1 रुपए में महिलाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्री करा मालिकाना हक देने की योजना लागू की जाएगी। इस योजना को रघुवर दास की सरकार ने लागू किया था, जिसे हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद खत्म कर दिया गया था। आपको बता दें कि वहीं मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र के तर्ज पर महिलाओं के लिए मैया योजना के कार्ड के तौर पर योजना तैयार की जा रही है। भाजपा के चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यह ऐलान कर चुके हैं कि भाजपा महिलाओं को सरकार बनते ही खाते में 2100 रुपए देगी। इसी तरह किसानों के लिए रघुवर दास के कार्यकाल में लागू की गई मुख्यमंत्री निधि सम्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। युवाओं के लिए भी तय समय सीमा में नियुक्तियों का कैलेंडर भाजपा जारी करेगी। डॉक्टर इश्तियाक ने उगला एक बड़ा राज, झारखंड में अलकायदा के 6 और संदिग्ध एक्टिव। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में आतंकी संगठन अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के 6 और संदिग्ध सक्रिय है। इस खुलासे के बाद झारखंड ATS ने उनकी तलाश तेज कर दी है। ATS अधिकारियों के अनुसार संदिग्धों के नाम और पता की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर सत्यापन किया जा रहा है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिसके बाद गिरफ्तारी होगी। आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली से 3 सितंबर को फील्ड वेरिफिकेशन के लिए चान्हो लाए गए रांची से गिरफ्तार रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक समेत 4 संदिग्धों ने पूछताछ में कई अहम जानकारी दी है। संदिग्धों ने झारखंड ATS को बताया कि रांची के चान्हो, लोहरदगा के कुडू और हजारीबाग के 6 संदिग्ध अलकायदा मॉड्यूल का हिस्सा है। इन्हें ट्रेनिंग के लिए राजस्थान भेजने की तैयारी थी। ATS SP ऋषभ झा ने बताया कि संदिग्धों का सत्यापन किया जा रहा है। वहीं गिरफ्तार डॉक्टर इश्तियाक समेत 4 संदिग्धों को फिर से रिमांड पर लिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली पुलिस और झारखंड ATS की टीम ने 24 अगस्त को राज्य की 16 जगहों पर छापेमारी कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर इश्तियाक अहमद, मतिउर रहमान, रिजवान बाबर, फैजान अहमद शामिल है। वहीं 6 अन्य लोगों को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया गया था। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ाने की तैयारी, विशेष बैठक बुलाने पर विचार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार राज्यकर्मियों के हित में बड़ा फैसला ले सकती है। राज्यकर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर पर इस प्रस्ताव पर विशेष मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए सरकार मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक बुलाने पर भी विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो हेमंत सरकार राज्य गठन के बाद पहली सरकार होगी जो अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्यकर्मियों के हित में दूसरा बड़ा फैसला लेगी। इससे पहले सरकार राज्यकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुकी है। अब इस संभावित फैसले से राज्यकर्मी 2 साल और नौकरी का लाभ ले पाएंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में फिलहाल लगभग 1.70 लाख स्थायी अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं। गृह विभाग में करीब 76,000, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 51,000 कर्मी कार्यरत हैं।
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 8,300, भू राजस्व विभाग में 6,700, विधि विभाग में 5,800, जल संसाधन में 4,000 कर्मी काम कर रहे हैं। हेमंत सरकार के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के फैसले से करीब 23 लाख कर्मियों को सीधा लाभ पहुंचा था। 28 जनवरी 2024 को हुई परीक्षा के पेपर लीक के सरगना को एसआईटी ने की पहचान। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा 21 और 22 सितंबर को आयोजित सामान्य स्नातक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीएल) परीक्षा एक बार फिर विवादों में है। पेपर लीक, क्वेश्चन रिपीट और बुकलेट वितरण में गड़बड़ी समेत अन्य आरोपों को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। इधर राजभवन की पहल पर जेएसएससी ने लगे आरोपों की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। सीजीएल परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर कुणाल प्रताप सिंह, आशीष कुमार, प्रकाश कुमार, रामचंद्र मंडल, विनय कुमार और प्रेमलाल ठाकुर द्वारा आयोग को साक्ष्य दिए गए थे। आपको बता दें कि इसमें एक सीडी, एक पेन ड्राइव और 54 पेज का डॉक्यूमेंट शामिल है। आयोग का कहना है कि दिए गए साक्ष्य में सीडी ब्लैंक निकली है। जेएसएससी ने गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले को 30 सितंबर को आयोग कार्यालय में आने के लिए लेटर जारी किया है। इसमें सीडी और पेन ड्राइव का मूल स्रोत के साथ आने के लिए कहा है। इसके अलावा कई बिंदुओं पर स्पष्टता के लिए आयोग कार्यालय में आना जरूरी है। बताते चले कि जांच कमेटी में संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप सचिव अरविंद कुमार लाल है। वहीं जेएसएससी ने हजारीबाग डीसी को लेटर लिखकर 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। जेएसएससी ने कहा कि हिंदू हाई स्कूल हजारीबाग के बारे में शिकायत मिली है कि इस केंद्र के कमरा संख्या 4 में एक पुलिस ऑफिसर एक लड़की को उत्तर लिखवाया है। वहीं रांची डीसी को भी जेएसएससी ने लेटर लिखा है कि प्रोजेक्ट हाई स्कूल बेड़ो के केंद्र पर फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा में थर्ड पेपर की जगह सेकंड पेपर का वितरण कर दिया गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पैसा कानून लागू कराना, जल, जंगल व जमीन की रक्षा पर होगा फोकस। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की शनिवार को अहम बैठक हुई। इसमें शामिल आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने हर हाल में जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही पैसा कानून लागू करने का वादा भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल करने की सलाह दी। इसी तरह विभिन्न एनजीओ और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार की जनता से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की सोशल ऑडिट कराने की सलाह दी। आपको बता दें कि बैठक में आए प्रतिनिधियों ने राज्य में उद्योगों की स्थापना को लेकर सरकार से पहल करने की भी राय दी, ताकि राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले सके, पलायन रुके। खेल संगठनों के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि खेल पर विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य में खिलाड़ियों की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें प्रोत्साहित और उन्हें साधन सुविधा उपलब्ध कराने की। शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार लाने की सलाह दी गई, ताकि खास तौर पर सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में ज्यादा से ज्यादा सुधार हो सके। इसका सबसे ज्यादा लाभ राज्य के गरीबों के बच्चों को मिल सकेगा। इसके अलावा भूमि निबंधन में घोटाला रोकने के लिए कड़े कानून लाने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने, कृषि को प्रोत्साहन देने के साथ ही किसानों को भरपूर मदद करने आदि पर बल दिया गया। बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूलों में सीसीटीवी अनिवार्य, जहां कैमरे नहीं वहां नहीं बनाया जाएगा परीक्षा केंद्र। दरअसल आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10वीं व 12वीं बोर्ड में परीक्षा केंद्रों के लिए स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए बोर्ड की ओर से सीसीटीवी पॉलिसी भी जारी की गई है। इसके अनुसार जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, सभी स्कूलों में क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी की सुविधा होनी चाहिए। यदि किसी विद्यालय में सीसीटीवी की सुविधा नहीं होगी, तो उस विद्यालय को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। बोर्ड की परीक्षाएं सुचारू रूप संचालित करने के लिए सीबीएसई की ओर से सीसीटीवी पॉलिसी तैयार की गई है। आपको बता दें कि जो 2025 के बोर्ड परीक्षा से लागू होगी। जेवीएम शामली के प्रिंसिपल समरजीत जाना ने बताया कि सीसीटीवी अनिवार्य होने से पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सकती है। परीक्षा के आयोजन में भी सहूलियत होगी। फिराईलाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नीरज सिन्हा ने कहा कि बोर्ड का निर्णय सराहनीय है। इससे परीक्षा के दौरान सभी प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी, किसी प्रकार की गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा। रांची से जयपुर के लिए जल्दी ही सीधी ट्रेन चलेगी, भजनलाल। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जल्दी ही रांची से जयपुर के बीच सीधी ट्रेन चलेगी। इस संबंध में उनकी रेल मंत्री से बात हो चुकी है। इस ट्रेन की घोषणा जल्द की जाएगी। वहीं रांची से जयपुर के बीच विमान सेवा शुरू कराने की भी व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा कि हर प्रदेश में राजस्थान का एक गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा। वे जयपुर में दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम को लेकर वे रांची में आयोजित संगोष्ठी में बोल रहे थे। ये कार्यक्रम राजस्थान प्रवासी व इंडस्ट्रियल मीट के सौजन्य से आयोजित किया गया था। उन्होंने रांची के व्यापारियों को राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में आने का न्योता दिया और वहां निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था, उसका 50% काम 9 महीने में ही पूरा कर लिया। झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनने पर विकास को गति मिलेगी, क्योंकि भाजपा जो कहती है उसे जरूर पूरा करती है।
झामुमो ने युवाओं को न तो नौकरी दी न बेरोजगारी भत्ता। भजनलाल ने कहा कि झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में किए गए किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन न तो नौकरी दी और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया। इन्होंने सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम किया। हाईकोर्ट ने जेएसएससी को 13 सीट रिजर्व रखने का दिया निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर नियुक्ति मामले में जेएसएससी को 13 सीट रिजर्व रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए जेएसएससी को कहा कि याचिका लंबित रहने के दौरान प्रार्थियों के नाम पर 13 सीट रिजर्व रखे। अदालत ने जेएसएससी को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद निर्धारित की है। इससे पहले प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति नियमावली एवं विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि अंतिम रूप से सफल चयनित अभ्यर्थियों को ही दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट मार्च में जारी हो गया था, उनकी नियुक्ति भी विभाग में हो गई। वे विभाग में कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उनका रिजल्ट सितंबर माह में फिर से जारी किया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि अनारक्षित कैटेगरी में सफल हुए अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग में समायोजित करके चॉइस विभाग में भेज दिया गया है। इसके कारण कई आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी बाहर हो जा रहे हैं, जो नियम संगत नहीं है। साहिबगंज जिले में मलेरिया से हाहाकार, इस माह अब तक मिले 228 मरीज, बड़ी चिंता। दरअसल आपको बता दें कि साहिबगंज जिले में मलेरिया का विस्फोट हो गया है। इस माह में अब तक इसके 228 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से सबसे अधिक 76 मरीज बोरियो के दपानी गांव में मिले हैं। इस साल अब तक कुल 322 मरीज मिल चुके हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इससे निपटने की तैयारियों में विभाग जुटा हुआ है। हालांकि इस पर काबू पाने में विभाग सफल नहीं हो पा रहा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। विगत कई साल से मलेरिया नियंत्रण में था, लेकिन अचानक से इसमें वृद्धि हो गई। साहिबगंज से पूर्व पड़ोसी जिले गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में बड़ी संख्या में इसके मरीज मिले थे। मलेरिया, कालाजार, डेंगू आदि की रोकथाम के लिए विभाग सालों भर काम करता है। जागरूकता कार्यक्रम पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं। नियमित रूप से दवा का छिड़काव कराया जाता है, मच्छरदानी का भी वितरण किया जाता है। इसके बाद भी विभाग इस पर काबू नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि जानकारों की माने तो इन बीमारियों से निपटने के लिए चलाई जा रही योजनाओं की ठीक से जांच पड़ताल हो तो बड़ा खुलासा हो सकता है। 9 सितंबर को मंडरो प्रखंड के सिमरिया गांव की एक पहाड़िया बच्ची की मौत कथित रूप से मलेरिया से होने के बाद ये बीमारी चर्चा में आए। हालांकि विभाग ने अब तक बच्ची की मौत का कारण मलेरिया नहीं माना है। उधर इस मामले के सामने आने के बाद जांच पड़ताल तेज हुई तो 228 मरीज अब तक मिल गए। इससे पूर्व इक्का दुक्का मरीज ही मिलते थे। इस वजह से विभाग अपनी पीठ थपथपाते रहता था। 10 लाख के इनामी नक्सली ने डाला हथियार, सरेंडर के बाद साथियों से भी कर दी बड़ी अपील। दरअसल आपको बता दें कि गिरिडीह के पीरटांड प्रखंड के पीपराडीह निवासी 10 लाख के इनामी नक्सली रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ नीलेश दा उर्फ अमर दा ने शनिवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। रामदयाल भाकपा माओवादी संगठन में 1989-90 में किसान कमेटी से अपनी गतिविधियां शुरू की थी। उसके कार्यों से प्रभावित होकर उसे संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने जोनल कमेटी का सदस्य बनाया गया था। आत्मसमर्पण के बाद न्यू पुलिस केंद्र के सभाकक्ष में समारोह के दौरान डीआईजी सुनील भास्कर, एसपी डॉक्टर विमल कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान रामदयाल को झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली राशि एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिया गया। उसे 10 लाख रुपए के चेक और 1 लाख रुपए नकद दिए गए। आपको बता दें कि इस अवसर पर रामदयाल ने नक्सलियों से हथियार छोड़कर समाज हित में मुख्यधारा से जुड़ने की अपील की। अंत में उसे चिकित्सीय जांच के बाद न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय कारा भेज दिया गया। बीजेपी में शामिल होंगे एनसीपी विधायक कमलेश सिंह, हेमंता के साथ बैठक में बनी सहमति। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पलामू जिले के हुसैनाबाद विधानसभा सीट के एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह ने शनिवार को रांची में बीजेपी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। एनसीपी विधायक कमलेश कुमार 3 अक्टूबर को बीजेपी में शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी में शामिल होने के बाद कमलेश कुमार सिंह को हुसैनाबाद से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कमलेश कुमार के साथ उनके पुत्र सूर्या सोनल ने भी हेमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। आपको बता दें कि हुसैनाबाद विधानसभा सीट मिनी चित्तौड़गढ़ के रूप से प्रसिद्ध है। इस सीट पर बीजेपी और आजसू पार्टी के कई नेताओं की ओर से अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हुसैनाबाद के एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस लेकर कई मौके पर विपक्षी दल बीजेपी का साथ दिया, उससे ये चर्चा जोरों पर है कि हुसैनाबाद में एनडीए का साझा उम्मीदवार होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में भी एनसीपी अजित पवार एनडीए में शामिल हैं।
ऐसे में कमलेश कुमार सिंह भी एनडीए फोल्डर में शामिल होकर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि कमलेश कुमार सिंह को बीजेपी और आजसू पार्टी के कई नेताओं की ओर से चुनौती भी मिल रही है।